So we have to do this question regarding Kirchhoff law. Okay. अच्छा, Kirchhoff law. Good evening, Akansha. हाँ, चलो बताओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो. Kirchhoff law आता है, सॉल्व करते ना. Shows the part of a closed circuit, the potential difference VA minus VB is. आप आता है बेटा ईवा और आकांक्षा? नहीं बताओगे? सर कर रहे ट्राई. ओके चलो ट्राई करो. देखो किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, अगर अपन करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल में सारे पोटेंशियल क्या लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं. ठीक है, ट्राई करो. अगर ये सिमिलर ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है. लेट्स ट्राई. बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, पर तो मैं बताऊंगा. हो गया या बताऊं मैं? खुश. बताओ बेटा. यस सर. ये कुछ नहीं करना, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल निकालना है. वी हैव टू यूज किरचॉफ लॉ. अब किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा रजिस्टर के अक्रॉस उसको अपन नेगेटिव लेंगे. ठीक है, अब जैसे मेरे को वी ए और वी बी का डिफरेंस निकालना है, तो पहले मैं वी ए को, इसको मैं हाई पोटेंशियल मानूंगा, इसको मैं लो मान लेता हूँ. वी ए, ये आपका हाई पोटेंशियल है. ठीक है, या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, यहाँ देखो वी ए. अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, अब मैं अगर यहाँ पे जैसे करंट 3 एम्पियर जा रहा है, तो ये करंट कहाँ जा रहा है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव में जा रहा है. नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है मतलब लो पोटेंशियल से हाई में जा रहा है. तो क्योंकि लो से हाई जा रहा है तो इस पोटेंशियल को मैं क्या लूंगा, +3. अगर सर्किट में चलते वक्त सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिलता है और फिर उसके बाद पॉजिटिव मिलेगा, मतलब करंट लो से हाई फ्लो कर रहा है, तो लो से हाई पोटेंशियल में जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको पॉजिटिव लेना है. ठीक है, अब फिर से मैं करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ. यहाँ पे ध्यान से देखो, आई एम अगेन फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो जैसे ही मैं करंट के डायरेक्शन में दोबारा फ्लो करूंगा, तो अब यहाँ पे देखो करंट कितना है, करंट है आपका 3 एम्पियर. वी किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर. अब मैं फिर से कहाँ जा रहा हूँ, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो अब जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस. कितना है करंट, 3 एम्पियर, आई इज 3,
और रेजिस्टेंस कितना है 1, ठीक। माइनस फिर से करंट यहाँ कितना है 3 एम्पियर, तो यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 6, ठीक, इज इक्वल टू, अब ये इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल, यहाँ पे इसको आप मान लो वीबी या माइनस वीबी, आप इधर भी कर सकते थे। अब इसको सॉल्व करो, वी ए प्लस 3 -3 -6 3 से कितना हो गया 18 इज इक्वल टू वी बी प्लस 3 -3 कैंसिल, आपको मिल गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 18 वोल्ट, ये मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बस ध्यान के रखना है, अगर करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो रजिस्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव लेना है, बट अगर कोई ऐसा सेल या बैटरी मिल जाए जिसका नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर हो जाए, तो अपन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं मतलब लो से हाई जा रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है। अगर इस डायग्राम में मेरे को ये सेल ऐसा मिल जाता इस प्रकार से और अपन जाते रहते तो फिर कहाँ मिल जाता हाई पोटेंशियल से लो, तो फिर मैं इसका पोटेंशियल क्या लेता माइनस लेता, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो आप करोगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। अब अगला आपको ट्राई करना, ठीक, हाँ ये वाला करो, ये तो सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है लास्ट ईयर या इसके पहले का, ट्राई करो ये वाला, वैसा ही क्वेश्चन है, देखो आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है, सर 9 वोल्ट। 9 वोल्ट, एक मिनट लेट मी चेक द आंसर। वैसे ऐसे ही बता देता हूँ, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस आएगा और ये भी आपका माइनस आएगा क्योंकि आप हाई से लो में जा रहे हो, तो 2 2 ज़ा 4 -3 और 2 2 ज़ा 4 सॉरी -4 -3 और 1 2 ज़ा 2, हाँ -9, ठीक है, +9, ठीक है। 9 वोल्ट इज द राइट आंसर। बना ये बात कैसे करना है? नो सर, हाँ देख ट्राई लो, कर रही प्लस अच्छा थ्री। ठीक है, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गुड आकांक्षा। कर लो जल्दी, नहीं तो फिर यू कैन आस्क फ्रॉम आकांक्षा, शी हो जाएगा। हो गया बेटा। यस सर, आ गया। मैं करंट को 3 एम्पियर कंसीडर कर रही थी, इसलिए गलत हो। चलो ये क्वेश्चन बताओ, अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के जो क्वेश्चन है वो मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक थ्योरी बेस्ड। चलो फिर भी एक कर लो ये वाला। In a Wheatstone circuit, P, Q, R, and S, find the additional resistance to be used in series with S so that the bridge is balanced. करिए, लगा दो P by Q is equal to R by S और S के साथ आपको एडिशनल रेजिस्टेंस लगाना है, उसकी वैल्यू ऑफ X मान लो, है ना, तो P by Q is equal to R by S, S हो जाएगा 7 plus X, X की वैल्यू निकाल लो, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको ऐसा बनाते हो, this is P, this is Q, this is R, this is S, E Q R S। तो आपको S में एडिशनल S की वैल्यू 7 है, इसको आप देखिए 7 plus X, ठीक है, सॉल्व करो, ट्राई करो कितना होता है। 6.72 ओम। आ गया। यस सर। अच्छा,
आंसर नहीं आया तो क्रिश क्रिश तो अभी सर 6.72। वेरी गुड। आपका आया क्रिश? क्रिश के पास तो जादुई शक्तियां भी हैं। क्रिश इज नॉट रेस्पॉन्ड। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अपन वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से बताओ लाइन से, अब सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इजी इजी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Current 10 ampere current passes through a copper the net charge after 5 seconds in the wire is कितना नेट चार्ज होता है? So current is 10 ampere. Yes, 10 So ampere. 50 coulomb। 50 अब coulomb. देखो, हाँ अब देखो, तो 50। वेरी गुड। जैसे कॉपर है ना, कॉपर, ये कॉपर है। कॉपर का अगर मान लो कॉपर में इलेक्ट्रॉन यूज किए तो या तो 1 या 2 करेगा ना। मान लो Cu2 प्लस बन गया कॉपर, तो Cu2 प्लस बन गया तो ये इसका एनायन हो गया, मतलब कैटायन हो गया, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो यहाँ ध्यान से पढ़ो, द नेट चार्ज। नेट मतलब क्या होता है? नेट मतलब, Total. हाँ सर टोटल। नेट चार्ज तो 0 होगा ना। हाँ तो 0 इज द राइट आंसर। Okay. हाँ ध्यान से करिए। नेक्स्ट, Au मतलब क्या होता है? गोल्ड ना। Au is a highly conductive metal which obeys Ohm's law, but dash does not obey Ohm's law due to lack of conduction electron. कौन ओबे नहीं करता? सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। कौन ओबे नहीं करता है? Who is the one who is not obeying Ohm's law? अरे सिंपल है यार। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम इज आल्सो सेमीकंडक्टर। अभी आपने पढ़ा नहीं है, जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, मतलब नेक्स्ट टर्म में, ये एनर्जी बैंड पढ़ा है आप लोगों ने केमिस्ट्री में। कोई भी एटम होता है ना, उसमें 3 बैंड होते हैं। वैलेंस बैंड एक होता है कंडक्शन बैंड, और फिर इनके बीच एक होता है एनर्जी गैप। ठीक है, तो जो मेटल होते हैं ना, मेटल्स का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है। तो इसीलिए मेटल्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो करंट को कंडक्ट करने में हेल्पफुल है। तो आपको पता है मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही कंडक्शन करंट लाते हैं। तो इनमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाता है, और उनका एनर्जी गैप बहुत मिनिमम ऑलमोस्ट 0 होता है। तो इसीलिए एक मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। जो नॉन मेटल होते हैं उनमें वैलेंस बैंड यहाँ पर है, कंडक्शन बैंड यहाँ पर है, और एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए नॉन मेटल जल्दी कंडक्ट नहीं करते। अगर उनको अच्छा कंडक्टर बनाना है तो बहुत ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा, और अदर फैक्टर्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। और जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें एनर्जी गैप होता है, बट नॉन मेटल से कम होता है। ठीक है, तो यही दिया है कंडक्शन बैंड, मतलब वो बैंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाने के बाद फ्री हो जाते हैं और बिजली कंडक्ट करने लगते हैं। तो ये सही बात है कि इनमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होता सेमीकंडक्टर में। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर को अपन हल्का सा भी हीट देंगे ना, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन उचक के चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, इनका एनर्जी गैप कम होता है।
तो फिर वो कंडक्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बोथ ए एंड बी ऑप्शन। ओके, अभी पढ़ेंगे अपन ये लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर, मतलब नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट बताओ। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल वोल्टेज इज डैश देन ईएमएफ ऑफ सेल। So smaller. ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, आराम से सवाल करो, ध्यान से, चार्ज कर रहे हैं आप। स्मॉलर किसने, आकांक्षा ने बोला कि ईवा ने बोला? आकांक्षा ने बोला। Yes, sir. कल अपन ने क्वेश्चन किया था ना आकांक्षा, वो वाला जिसमें बैक वो था, सेल लगा हुआ था, जिसके टर्मिनल मैंने चेंज कर दिए थे क्वेश्चन में। तो अगर सेल को आप चार्ज करोगे, मतलब आप उसको करंट सप्लाई कर रहे हो, आपने उसके पॉजिटिव में वायर एंटर कर दिया है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग जो आपका वी सर होता है, इक्वल ना होगा। इक्वल नहीं So समझ, same. जब 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 सेल डिस्चार्ज होता है तो वी किसके बराबर होता है? ई माइनस आई आर, क्योंकि करंट इससे ड्रेन हो रहा है। और जब सेल चार्ज होता है तो वी किसके बराबर होता है? ई प्लस, ये याद कर लो, दिस इज फॉर डिस्चार्जिंग एंड दिस इज फॉर चार्जिंग। ई है आपका ईएमएफ और वी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर है, ग्रेटर हो जाता है, क्योंकि अपन सेल में चार्जेस प्रोवाइड कर रहे हैं इसको अलग से। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ड्यूरिंग चार्जिंग जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से बड़ा हो जाता है। ठीक, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग इट इलेक्ट्रॉन्स, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अकॉर्डिंग टू बायजूस ना, बायजूस कौन खोल लिया? किसी ने पैकेज लिया था बायजूस का? चलो ठीक है, बस आप ये याद कर लो, बस आप किरचॉफ लॉसेस को प्रूव भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मान लो इस पूरे, ये ए है, सॉरी ये ए है, ये बी है, इस पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का मैंने लगा दिया, उसका वैल्यू आर है। करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई, अब मैं चार्ज कर रहा हूँ तो करंट इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल ड्रॉप ए बी क्रॉस बी है, तो वी माइनस, अब मैं जा रहा हूँ, मैं कहाँ से जा रहा हूँ, ये इसका ईएमएफ ई है, मैं जा रहा हूँ हाई पोटेंशियल से लो, तो वी माइनस ई। फिर से मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ माइनस, ये कितना हो जाएगा? आई इंटू आर इज इक्वल टू 0, तो वी कितना हो गया? ई प्लस आई आर। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो। तो चार्जिंग के टाइम डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है। ठीक, the connection between resistor and a metal meter bridge are made up of thick copper wire, या copper wire या bronze wire का होता है। ठीक है, strips, because thick copper strips have लो height. रेजिस्टेंस। So low resistance. Very good, very nice. Next, long wire of potentiometer gives lower value of dash which increases sensitivity of potentiometer. जितनी लंबी वायर होगी तो क्या कम हो जाएगा? Sir, So ऊपर वाले potential क्वेश्चन, gradient. पोटेंशियल हाँ, ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोल रहे हो कांचा, ऊपर वाला क्या कर दूं? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में v इक्वल्स टू e प्लस आई आर था ना, तो e हाँ, प्लस आई आर की वैल्यू तो बड़ी होगी ना v से। अरे तो v किसके बराबर हो गया? v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ये हो गया है ना। e क्या है? e ईएमएफ है, और v e प्लस आई आर के बराबर है, मतलब v इसके और इसके सम के बराबर है। सिंपल सी बात है, ये 2 है और ये 1 है, तो v कितना आएगा? v 3 आ जाएगा ना। v क्या है? v टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वही है, चार्जिंग के टाइम जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा हो जाती है।
हाँ सर ठीक। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। लॉन्ग वायर ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर गिव्स लोअर वैल्यू ऑफ डैश। क्या आंसर है इसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट। Potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? K इज इक्वल टू V बाई पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और जितना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना अच्छे से आप पोटेंशियल मेजर करोगे। अच्छा, क्यों यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर? मोर एक्यूरेटली मेजर करता है कैसे देन करता है मोर वोल्टमीटर। एक्यूरेटली? एक्यूरेटली कैसे करता है? सर वो नहीं पता। क्या होता है पोटेंशियोमीटर में? जो इसका वायर होता है ये है ना, यहाँ पे अपन लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। और ये क्रेश आकांक्षा, आपको कोई आइडिया क्यों एक्यूरेटली मेजर करता है? तो ओहो, No, sir. नो, ओके सुनो। ये ऐसे सेल लगा, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, ठीक। तो ये किस पॉइंट पर काम करता है? अपन ये अपन ने किया है ना पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट, तो अपन क्या निकालते हैं? हाँ, अपन नल पॉइंट निकालते हैं ना। नल पॉइंट क्या यस होता सर। है? मतलब नल तो पॉइंट जब जब, रिफ्लेक्ट करता है। हाँ जब नल Single पॉइंट Where, आता, so where circuit is balanced. हाँ जब नल पॉइंट आता है तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करता है? जीरो। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब V किसके बराबर होता है? V होता है E माइनस आई आर। तो अगर I जीरो हो जाएगा तो जो भी आप पोटेंशियल मेजर करोगे वो किसके बराबर आएगा? EMF के EMF के। बराबर आएगा। So since potentiometer is working on null deflection method, that is when we are measuring the potential across the length of the wire, no current is drawn by the potentiometer. तो इसीलिए जो भी आप मेजर कर रहे हो पोटेंशियल वो किसके बराबर है? सेल के EMF के बराबर है। लेकिन वोल्ट मीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर जब मेजर करता है पोटेंशियल तो उस समय कुछ करंट आपका ड्रॉ होता है। करंट ड्रॉ होना जरूरी है, तो इसके कारण क्योंकि करंट ड्रॉ होता है तो वहां पर पोटेंशियल आता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? EV इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और पोटेंशियोमीटर EMF मेजर करता है, ठीक है। एक सवाल इसमें और आता है कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसको आप और कम कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो आपके पास जो पोटेंशियोमीटर है वो जो आपके लैब में है उसमें तो लेंथ फिक्स है ना, 10 से लेके 1000 सेंटीमीटर। तो लेंथ को तो So आप चेंज by नहीं कर decreasing सकते। the value of voltage. बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। Voltage. अरे भैया, वोल्टेज ड्रॉप तो मुझे कैलकुलेट ही करना है ना। by increasing the value of length। नहीं तो लेंथ नहीं कर सकते ना, क्योंकि लेंथ तो उसकी फिक्स है सर ऑलरेडी। क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। हाँ, क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप और छोटा कैसे कर सकते हो? लेंथ तो उसकी फिक्स है पोटेंशियोमीटर वायर की, 1000 सेंटीमीटर या 10 मीटर जितना भी है। तो लेंथ तो आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपने ड्राइवर सेल लगाया है उसका पोटेंशियल भी आपका कांस्टेंट होगा। ड्राइवर सेल का 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी होगा 1.5 वोल्ट। तो और कैसे डिक्रीज कर सकते हो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को? और छोटा कैसे बना सकते हो? सर टर्न्स पे तो कुछ नहीं करते। Increasing the resistivity. हाँ सुन लो, एक देखो यहाँ पे आप देखो जब भी कोई ऐसा फॉर्मूला पूछे ना वाई एक्सटर्नल या कहीं एग्जाम में भी, के किसके बराबर है? के बराबर है V बाई एल के। V किसके बराबर होता है? I इंटू आर बाई एल। आई आर किसके बराबर है? रो एल बाई ए के, ठीक है। और यहाँ भी एक है तो एल एल कट गया, तो इसका एक और फॉर्मूला क्या आ गया? के का दूसरा फॉर्मूला आ गया आई रो बाई ए। अब मैं वायर के एरिया को भी टच नहीं कर सकता, मैं वायर की रेजिस्टिविटी भी टच नहीं कर सकता। मैं किसको टच कर सकता हूँ? मैं करंट को टच कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं अगर सर्किट में एक रियोस्टाट लगा दूं तो रियोस्टाट से क्या होगा?
सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो इसमें करंट फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, और फिर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को और छोटा कर सकता। क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, sir. बट वो भी एक सर्टेन लिमिट तक ही कर सकता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा भी आपको कम नहीं करना, वरना आपको प्रॉपर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा। हाँ, बट दिस इज वन वे विथ थ्रू विच यू कैन रिड्यूस द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर बेटर एक्यूरेसी। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करो आंसर बताओ, मैं एक मिनट देख रहा हूँ इसको। The A option. सर फर्स्ट वन। Sir, बोला किसी को उसका फोन है। हाँ बेटा, कौन सा ऑप्शन the सही A है? option. A option. Kirchhoff first law of electricity is based on conservation of charge, while the second law is based on conservation of energy. ठीक है, सही बात बन जाएगा। Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन बताओ, थोड़ा ये आउट ऑफ स्कोप जा रहा है, इसमें मेरे को स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसको मैं इधर कर देता हूँ। उल्टा हो गया। एक मिनट सो, हाँ दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही छोटा। देखो यहाँ पे ये तीन सब्सटेंस दिए हैं ए बी सी, और उनका ग्राफ दिया है। अब कह रहा है मैच द करेक्ट कॉलम। चलो हल्का मैं बड़ा कर देता हूँ, पहले तुम देखो। देखो नंबर 1 दिया है, रेजिस्टिविटी है 10 टू द पावर -8 ओमीटर। जो ग्राफ है वो ऐसे कर्व की तरह ऊपर जा रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, किसका है ये रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर का वेरिएंस? ये याद कर लो, ये किसका है, ये मेटल का है। मेटल की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ नॉन लीनियरली इंक्रीज होती है। ठीक, दूसरा किसका है बेटा, बताओ ये किसका है? ये वाला ग्राफ, ये ऑप्शन छोड़ो वो गलत है, ये इसका ये हो गया, ए का ये हो गया। ये वाला बताओ किसका है? देखो रेजिस्टिविटी इनके, देखो यहाँ टेम्परेचर देखो 200, 400, 600, और रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ रही है 1.10 से 1.20, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू पॉजिटिव है और बहुत छोटी है। तो किसका है ये बताओ? ईवा, आकांक्षा, द सर नॉट नॉट, अरे एलॉइस सर का कुछ ना। यहाँ पे देखो। एलॉइस का क्या होता है, एलॉइस क्यों यूज करते हैं अपन हीटिंग एलिमेंट में? क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होता है और बहुत छोटा होता है। छोटा होता है मतलब उसका जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर बढ़ने पर ज्यादा चेंज नहीं होता, तो सर्किट में करंट और पोटेंशियल सेम रहता है और प्रॉपर सप्लाई बनी रहती है। तो ये जो सेकंड वाला डायग्राम है ये एलॉय का है, ठीक है। और जो लास्ट वाला डायग्राम है ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों? ये कौन सा कम मटेरियल है बताओ? सेमीकंडक्टर। हाँ सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि क्योंकि फर्स्ट सेमीकंडक्टर, ऑप्शन में लिखा हुआ था। अच्छा इसलिए चलो, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे अपन हीट, अभी मैंने बताया था ना सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। तो जैसे अपन हीट देते हैं थोड़ी सी भी, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन तुरंत कहाँ जंप कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते, और वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फिर करंट बहना चालू हो जाता है। अगर करंट बढ़ जाएगा तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया एनसीईआरटी में, इनका ग्राफ भी नहीं है इसके। चलो एक दो असर्शन रीजन करते हैं, ऑलरेडी 10 मिनट बचे हैं, 9 मिनट, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन की पता तो है ना, एक असर्शन दे देगा, एक रीजन दे, किए ना वाले क्वेश्चन आपको पता है कैसे करना? यस sir. सर। हाँ असर्शन दे दिया,
कि सपोज आई एम अ गुड टीचर, ये दे दिया, ऑल्दो आई एम नॉट, और रीजन दे दिया बिकॉज आई लिव इन पन्नीलाल चौक, तो आई एम अ गुड टीचर शायद ये सही हो, रीजन भी सही है बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं, पहला सपोज असर्शन दे दिया, मेरा एग्जांपल मतलब कि द अर्थ गोज अराउंड द सन, और इसका रीजन दे दिया कि द सन अप्लाइज ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल मेरा दे दिया कि आई एम अ गुड टीचर एंड आई लिव इन पन्नीलाल चौक, तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तीसरा बोल दिया आई एम अ गुड टीचर और बोल दिया आई लिव इन सपोज पतेरी, तो असर्शन सही है बट रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दे दिया कि आई एम अ पुअर टीचर, तो असर्शन गलत हो गया, और रीजन दे दिया आई लिव इन पन्नीलाल चौक, तो रीजन सही है बट उसका सही ऑप्शन कैच हो, कहानी बहुत होगी। सवाल करते हैं, अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर ओनली व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर, ये इसने असर्शन दे दिया, ठीक है। अब रीजन पढ़ो, रीजन दिया है the drift velocity of electron in the presence of electric field decreases, आराम से करो सोच के, टेक योर टाइम। पहला बताओ असर्शन सही है कि नहीं, Yes, sir. हाँ असर्शन सही है, ठीक है। फिर उसके बाद बताओ रीजन, रीजन सही है कि नहीं। देखो अब देखो, कभी भी कोई क्वेश्चन में फंस जाओ, सीधे जाओ फॉर्मूले में, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, माइनस ई टाउ बाई एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बट यहाँ रीजन क्या दिया है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, तो ये क्या रीजन क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, C. assertion is true but reason is false। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज कैरियर्स, चलो अब तुम लोग बताओ, मैं थोड़ी बताऊंगा। बताओ आकांक्षा, क्रिश, चार्ज कह रहा है, चार्ज कैरियर डू नॉट मूव विद एक्सेलरेशन बट विद Sir, A, I think. हाँ वेरी गुड ईवा, ए ही सही ऑप्शन है, सुन लो। आकांक्षा, क्रिश, आपको नहीं पता इसके बारे में, No, sir. कंफ्यूजिंग लग रहा है sir. हाँ सुन लो, क्या होता है, मैंने बताया था कितना फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, F इज इक्वल टू Q इंटू E, लेकिन चार्ज पार्टिकल जैसे ही एक्सेलरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी कितनी होती है, 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब, तो जैसे इन पर फोर्स लगता है इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जैसे ही ये एक्सेलरेट होने वाले होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, ये तुरंत या तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाते हैं या किसी मेटल के आयन से कोलाइड कर जाते हैं, तो एक्चुअली ये एक्सेलरेट कर ही नहीं पाते, ये कैसे हैं, ये ड्रिफ्ट करते हैं, चालू होते हैं फिर टकराते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर चालू होते हैं फिर टकराते हैं फिर रुक जाते हैं, उसी को अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। वो पिक्चर देखिए टोक्यो ड्रिफ्ट, जिसमें गाना भी था ना, गाना टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी नहीं देखी, उसमें कार को ड्रिफ्ट करता है ऐसे, बस चालू करता है फिर ब्रेक मारता है फिर चालू करता है फिर ब्रेक मारता है, उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं, गाड़ी स्लाइड करते हुए चलाना, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ड्रिफ्ट करते हैं, सही बात है ये। फिर कह रहा है चार्जेस कैरियर अंडरगो कोलिजन, और क्यों ड्रिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो लगातार कोलिजन होता है उनका, तो इसलिए ऑप्शन ये सही है, अगर कोलिजन नहीं होता तो वो लगातार मूव करते रहते, जैसे आप गाड़ी चलाते हो रोड में, स्कूल से लौटते हो, तो
मतलब जनरली आप तेज चलाते हो या फिर जैसे भी चलाते हो, अगर आपको ट्रैफिक ना मिले तो आप एक कांस्टेंट स्पीड से चलाते जाओ और हो सकता है आप एक्सीलरेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आपने हल्का सा एक्सीलरेटर लिया, आपको तुरंत ब्रेक मारना पड़ेगा गाड़ी रोकने के लिए। तो वही है ड्रिफ्टिंग, एक बार स्पीड बढ़ी लेकिन बढ़ ही नहीं पाती कि वो टकरा के अपनी स्पीड खो देते हैं। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? फिर आप लोग, आज सैटरडे है तो प्लीज एंजॉय योर वीकेंड। हाँ, assertion, मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटिन आर वाइडली यूज्ड इन स्टैंडर्ड रेजिस्टर, सही है कि गलत? पहले बताओ assertion। True. 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 हाँ, अब रीजन पढ़ के बताओ। सही है रीजन? True. हाँ, वेरी गुड। सर ये भी ट्रू। हाँ, Yes, इनके sir. लिए True. अल्फा, हाँ, इनके लिए अल्फा बहुत छोटा होता है, इट इज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, तो ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन है। चलो लास्ट एक, ठीक, नहीं अभी दो तीन है। चलो बताओ। A wire carrying an electric current has no electric field inside it. बताओ ट्रू है? So false. ये फॉल्स है। फॉल्स है। False. अच्छा, और वो पढ़ के बताओ क्या बोलते हैं। assertion नहीं, रीजन, सॉरी। रीजन पढ़ के बता देता हूँ। सही। तो So फ्लो तो false. सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ना क्या? सर, इलेक्ट्रॉन्स बस फ्लो करते हैं ना, प्रोटॉन्स। So false है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ सनलाइट। देखो Because यहाँ पर, charges are हाँ, different. यहाँ पर एक्चुअली सुनो, यहाँ पर मतलब उसको a wire carrying an electric current has no, यहाँ पर उसको एक वर्ड यहाँ पे नेट दे देना चाहिए था, क्योंकि देखो F का फॉर्मूला क्या होता है? F होता है Q इंटू ई, या E किसके बराबर हो गया? F बाई क्यू। तो अगर मान लो एक कॉपर का एटम है, तो कॉपर के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वही 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू कर दिए। कॉपर पे कितना चार्ज है? +2। इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है? 2-। तो अगर अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसका साइन माइनस आएगा, उसका प्लस आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो असर्शन एक बार सही होता, बस यहाँ पर उसने नेट वर्ड नहीं दिया है। हाँ, तो इसके हिसाब से वैसे, क्योंकि जो बुक है उसमें आंसर ए दिया है, उसने इसको सही माना है, बट अपन सही नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं दिया, नेट फील्ड 0 होता है, ठीक है? तो बुक के हिसाब से आंसर उसमें सी दिया है, सी दिया है, मतलब असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। रीजन बिल्कुल फॉल्स है। प्रोटॉन तो देखो मूव ही नहीं करते, ये जो क्या बोलते हैं प्रोटॉन है, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज मोबाइल नहीं है, उसकी मोबिलिटी बहुत कम है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, तो रीजन तो फॉल्स है। बट हाँ, अगर यहाँ पे नेट वर्ड दिया होता तो आपका असर्शन ट्रू होता, बट नेट वर्ड नहीं दिया उसने, बुक से भी गलती हो जाती है, तो कोई बात नहीं। तो अगर नेट यहाँ पे दिया है मतलब आपका असर्शन सही है और रीजन फॉल्स, ठीक है? बन जाएगा। Yes, sir. चलो बस लास्ट वाला बता दो। So option A. आप लोग बताइए, आकांक्षा, युवा। No, sir. Option B. Sir, assertion is true, but not sure about reason. हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में Reason कह is रहा true, है, but not the correct Reason explanation. is not the correct explanation of assertion. हाँ, on electrostatic all charges whether free or bound are considered to be at rest, सही बात है, ट्रू है। the charges in motion constitute, ये भी सही बात है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation, ठीक है? अच्छा, अब बताओ तुम लोग को किस टॉपिक में डाउट है, तो वो टॉपिक पढ़ा